नमस्कार। आज आप करेंगे सिकंदर खान के साथ चोल समाज में प्रशासन, कला और समाज, यानी चोल वंश है उसके क्या प्रशासनिक स्थितियां थी, क्या उनकी कला थी और क्या उनका समाज था। देखिए, चोल शासक है वो दक्षिणी भारत में स्थापित थे और उन्होंने वहाँ जो स्थितियाँ चलाई वो अपने आप में अलग थी। देखिए, चोल प्रशासन है वो ग्राम पंचायतों पर आधारित था। ठीक है, चोल वंश को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऐसा मानते हैं चोल शासक परांतक प्रथम ने जो ग्राम पंचायतें हैं, स्थानीय स्वशासन है, उसकी शुरुआत की थी। तो ये चोल प्रशासन है वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। यहाँ जो पूरा का पूरा चोल साम्राज्य है या चोल साम्राज्य है उसको मंडल में बांटा गया था। यूँ कहें, चोल राष्ट्र को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों को मंडल कहा जाता था और ये 6 थे। ठीक है, तो चोल मंडल कितने थे? 6। चोल साम्राज्य 6 मंडलों में बांटा गया था जो प्रांत कहलाया। इन मंडलों के जो उपविभाग थे वो उपविभाग कोट्टम या वलनाडु कहलाते थे। ठीक है, फिर कोट्टम या वलनाडु को नाडु में बांटा गया था। उससे छोटी इकाई क्या थी? नाडु। और नाडु से छोटी इकाइयाँ थी कुर्रम और उससे छोटी इकाइयाँ थी ग्राम या गांव। देखिए, इससे आपको एक नाम याद आ रहा होगा, तमिलनाडु। इन नाडु शब्द से ही ये तमिलनाडु बना है क्योंकि उन क्षेत्रों का ही नाम है। इस प्रकार मंडल, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी। ठीक है, अब प्रत्येक स्तर पर मंडल स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक स्थानीय सभा हुआ करती थी और वो सभाएं ही काम चलाया करती थी। तो मंडल स्तर की सभा अलग होती थी और ग्राम स्तर की सभा अलग होती थी। तो जो नाडु की सभा होती थी उसे नाटर कहा गया है। देखिए, आपकी 10वीं क्लास में ये नाटर शब्द है, लेकिन आगे की क्लासों में आप ज़्यादा पढ़ोगे तो यहाँ नाटर की जगह आपको ज़्यादातर नटार शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? नटार। तो नाडु की सभा को नाट्रिया नटार कहा गया है। जबकि नगर की श्रेणियाँ क्या होती थी? जो व्यापारिक संघ होते थे उनको श्रेणियाँ कहा जाता था। तो नगर श्रेणियाँ हैं या व्यापारिक श्रेणियाँ क्या कहलाती थी? नगरतार या नगरटार कहलाती थी। ठीक है, और जो स्थानीय सभाएं होती थी, इन स्थानीय सभाओं के जो प्रतिनिधि होते थे उनका प्रतिवर्ष निर्वाचन किया जाता था। देखिए, इनके निर्वाचन की कुछ शर्तें भी हुआ करती थी और ये जो चुनाव है वो कोई नीम के नीचे, कई जलाशय के पास, कई मंदिर के पास बैठकर हुआ करता था। कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो केंद्रीय हो और राजा पर नियंत्रण स्थापित कर रही हो। ऐसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं थी। राजा है उसके मौखिक आदेश ही सर्वोपरि हुआ करते थे। प्रजा से जो लिए जाने वाले कर हैं उनकी स्थिति ये थी, यानी लगान के रूप में, कर के रूप में उत्पादन का 6वां भाग प्राय कर लिया जाता था। कहीं अनाज भी लिया जाता था तो स्वर्ण भी कर के रूप में स्वीकार किया जाता था। सोने का सिक्का जो चोल प्रशासन में प्रचलित था, उस सोने के सिक्के को कासु कहा गया है। सोने का सिक्का चोल काल में क्या कहलाता था? कासु कहलाता था। और ये है वो 16 औंस का एक सिक्का हुआ करता था। देखिए, औंस है वो लगभग 28 ग्राम का एक औंस होता है। इस हिसाब से ये 16 औंस का सिक्का लगभग 450 ग्राम का होता था। ठीक है, अब बात करते जल सेना। देखिए, चोलों की जो गज सेना है, रथ सेना है, वो तो विशेष थी ही थी। इसके साथ साथ चोलों के पास एक विशाल जन सेना भी थी और उस समय चोलों की जल सेना बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी और बंगाल की खाड़ी है उसमें वो तैनात रहती थी। तो चोलों के समय बंगाल की खाड़ी
चोलों की झील के नाम से जानी जाती थी। चोल शासकों ने बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और उनको पूरा किया था। अब हम बात करते हैं चोलकालीन कला की। देखिए, चोल समाज में जो कला है वो एक अलग कला नहीं थी। पल्लवों के द्वारा एक प्रफुल्लित कला को इन्होंने आगे बढ़ाया। उस कला के रूप में देखें, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है, उसको इन्होंने आगे बढ़ावा दिया। देखिए, द्रविड़ शैली, यहाँ थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ विकसित है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो चोल शासकों ने जिस शैली को यहाँ बढ़ावा दिया वो थी द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर क्या है? वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ युक्त वृहद सदन, सजावट के लिए सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों का होना इनकी कला की एक विशेष भूमिका दिखाती है। देखिए, इनमें जो आप सब देख रहे हो, गोपुरम बड़े बड़े दरवाजे और स्तंभ, कहीं के जोड़े हुए स्तंभ है, कहीं की अलग अलग स्तंभ है, और कहीं मंदिरों पर इस प्रकार क्या करते हैं बनाई गई है जो 4 खंभों पर टिकी हुई है। तो इस प्रकार की स्थितियों को ऊपर के ऊपर एक विमान की तरह दर्शाया गया है। और जो स्तंभ हैं वो बड़े बड़े स्तंभ हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ की गई है। तो ये अपनी अलग ही कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। चोल शासकों ने शैव धर्म को मौका दिया या शैव धर्म को पनपाने का प्रयास किया। शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और राजराज प्रथम का बनाया गया राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर चोलकालीन कला का एक सर्वोत्तम नमूना है। ठीक है, ये मंदिर लगभग 1010 ईस्वी के आसपास बना माना गया है। इसी प्रकार चिदंबरम के मंदिर, तंजौर के मंदिर भी चोलकालीन कला के उदाहरण हैं। नटराज की कांसे की प्रतिमा, इस प्रतिमा से हम कोई अनजान नहीं है। हमारे जो ड्राइंग बॉक्स है उस पर भी नटराज की प्रतिमा आती है। तो चोलकालीन नटराज की प्रतिमा उस समय की है, कांसे की बनी हुई प्रतिमा है जो अष्टभुजी प्रतिमा है। वो न केवल भारत की बल्कि विश्व की सर्वोत्तम कलाकृतियों में मानी जाती है। वो चोलकालीन कला है। इस प्रकार चोलकालीन कला अपने आप में अलग महत्व रखती है। अब चोलकालीन हम समाज की बात करें। चोल समाज है, उन्होंने शैव धर्म को पनपाने का मौका दिया या शैव धर्म को मानने वाले ये लोग थे। और अधिकांश इनके जो मंदिर है वो भगवान शिव को ही समर्पित थे। इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। दास प्रथा, इस समाज के अंदर यानी चोल समाज के अंदर दास प्रथा भी थी और देवदासी जैसी प्रथा भी थी। देवदासी प्रथा क्या है कि महिलाओं को या कन्याओं को मंदिर में सेवा के नाम पर रख देना, और बाद में वो क्या कहलाती थी? देवदासी। ये मंदिर की सेवा को समर्पित कन्याएं होती थी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा स्त्रियों को बिल्कुल सम्मानित स्थान प्राप्त था। ठीक है, और ये संपत्ति की अधिकारिणी भी बनती थी। चोलकालीन महिलाओं के समाज की दृष्टि से या उनको जो अधिकार थे उनकी दृष्टि से एक अलग ही महत्व रखता है। क्यों कि चोल समाज के अंदर जो मंडल बंटे हुए थे, उन मंडलों के अंदर कहीं कहीं राज परिवार के राजा को, एक व्यक्ति को मुखिया बनाया जाता था, लेकिन उपराजा के रूप में राजकुमारियों का चयन किया जाता था। साथ ही साथ अंगरक्षकों के रूप में भी महिलाएं हिस्सा लिया करती थी। इस प्रकार महिलाओं का यहाँ एक अलग ही स्थान अपने को देखने को मिलता है। धन्यवाद।